हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी के एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, इससे पहले सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और चैप्टर नंबर 1 भी पूरा हो गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, नहीं देखा है तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम परागकण क्या होते हैं, परागकण की बाहर संरचना और आंतरिक संरचना सभी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पिछले सभी वीडियो मैंने बता ही दिया, और इसके नोट यदि आप लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर नोट के साथ ही आपको पढ़ाता हूँ, और ये नोट्स आप देखिए इस प्रकार से नोट है, बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आता है इससे, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको लिखा है। एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में लिख दिया है, मतलब कठिन वर्ड्स भी लिखे हुए हैं काफ़ी डिटेल में। तो मैंने इसको मतलब इस प्रकार से बनाया ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, हम देखते हैं परागकण यानी पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। देखिए परागकण यानी पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमीटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। तो परागकण बेसिकली है क्या, नर युग्मकोद्भिद है, नर गैमीट यानी मेल गैमीट का आगे चल के निर्माण करेंगे। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में परागकण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। यानी आप गुड़हल का पुष्प लेंगे उसके परागकण अलग होंगे, और गेंदे का पुष्प लेंगे उसके जो परागकण हैं वो अलग होंगे। ठीक है, इनका आकार अलग होता है, रंग रूप बनावट सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि जो परागकण है उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, परागकण की आंतरिक संरचना को समझाइए, बाह्य संरचना को समझाइए, और उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए परागकण की संरचना, देखिए इस प्रकार से हेडिंग लगाकर लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो देखिए परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार से गोलाकार, उनका आकार जो है गोल होता है। ठीक है, और जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही मतलब आपको आप देखेंगे तो जो है सूक्ष्म दर्शी में ही आपको दिखाई देंगे, वैसे दिखाई नहीं देंगे, स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। वैसे आप किसी पुष्प को तोड़ते हैं तो आपके हाथ में पीले रंग का पदार्थ लग जाता है, वही तो पोलन ग्रेन्स होता है। लेकिन आप उसको स्पष्ट देखना है तो आपको जो है आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए कि परागकणों को जो है, परागकण की जो स्पष्ट दो परतें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक बाहरी परत आपको दिख रही है, एक आंतरिक परत दिख रही है, दो परतें होती हैं। ठीक है, दो भित्ति होती हैं, इनको भित्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं परागकण की सुस्पष्ट दो परतें यानी 2 लेयर्ड होती हैं। ये बाहरी भित्ति होती है, एक आंतरिक भित्ति होती है। तो देखिए बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहा जाता है। ये बाहरी भित्ति दिख रही है आपको, ये बाह्यचोल कहलाती है। इसको इंग्लिश में एक्जाइन बोल सकते हैं, जो कठोर होती है और स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। बहुत ही स्पोरोपोलेनिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है परागकण के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए आगे परागकण की आंतरिक भित्ति जो देख सकते हैं, आंतरिक भित्ति आपको दिख रही होगी। ये जो आंतरिक भित्ति है, परागकण की जो आंतरिक भित्ति है अंताचोल कहलाती है, इंटाइन जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यह पतली परत होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, परागकण की जो बाहरी भित्ति हमने देख लिया, आंतरिक भित्ति देख लिया, दोनों देख लिया। अब देखिए परागकण की बाहरी भित्ति जो होती है एक्जाइन यानी कि बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वार या रंध्रक होते हैं, रंध्र होते हैं, द्वारक या रंध्र होते हैं। आप देखेंगे जो बाहरी भित्ति है, ये देखिए बाहरी भित्ति बाह्यचोल एक्जाइन, ये बाहरी भित्ति आपको दिख रही होगी यहाँ पर। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए, एक रंध्र टाइप का होता है द्वारक, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी। ठीक है, और इंग्लिश में इसको जर्मपोर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो जर्मपोर है यही आपका जो है जनन छिद्र कहलाता है, जो रंध्र टाइप का होता है। और इस जनन छिद्र से आगे आपकी पॉलन ट्यूब निकलती है, जिसके माध्यम से मेल गैमीट आपके स्टिग्मा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और स्टाइल में से प्रवेश करते हुए जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मेल गैमीट छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये यहाँ पर आप जर्मपोर देख पा रहे होंगे, इस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, यानी इस जगह पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। बाकी पूरी बाहरी लेयर पर जो बाह्यचोल होती है, यहाँ पर पूरी लेयर पर आपको ये मिल जाएगा देखने को स्पोरोपोलेनिन। एक पदार्थ होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो जनन छिद्र आप समझ गए होंगे। जर्मपोर क्या होता है, जर्मपोर एक जगह होती है, यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब निकलती है, इस जगह पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जनन छिद्र से आगे पोलन ट्यूब निकलती है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, परागनलिका हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है परागकण। देखिए इतना आप लिख देंगे आंतरिक संरचना में, सॉरी बाह्य संरचना में,
लेकिन आप इसको भी लिखना चाहें तो लिख देना। देखिए, परागकण जीवाश्मों की भांति संरक्षित रहते हैं क्योंकि इनमें बाहरी परत स्पोरोपोलिन पाया जाता है। ठीक है, बाहरी परत में क्या होता है, स्पोरोपोलिन पाया जाता है, जो सर्वाधिक प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंट कार्बनिक सामग्री है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि मतलब इस पर किसी का असर नहीं होता है। चाहे आप कोई भी अम्ल, क्षार, किसी से भी इसकी क्रिया कराएं तो ये गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही प्रतिरोधक होता है, किसी भी पदार्थ से ये पिघलता नहीं है आसानी से, और कोई भी मटेरियल इसको तोड़ नहीं सकता, अभी तक ऐसा ज्ञात है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप देख लीजिए, आपको दिखा नहीं होगा, देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं जो उच्च ताप और सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख भी टिक सकती है, बहुत ही हार्ड होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बाह्य संरचना आपने देखी, बाह्य संरचना आप देख सकते हैं, ये आपकी यहाँ पर परागकण की बाह्य संरचना इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और यहाँ तक हो जाती है। ठीक है, और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से इतनी आपकी बाह्य संरचना हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम परागकण की आंतरिक संरचना को देखेंगे। अब आंतरिक संरचना आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंतरिक संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसी से आपको समझ में आएगा कि कैसे आपकी जो परागकण है उसमें किस प्रकार से जनन कोशिका का निर्माण होता है और उसके बाद मेल गैमीट का निर्माण होता है। देखिए, परागकण की आंतरिक संरचना हम देखेंगे। देखिए, परागकण का जीवद्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। देख सकते हैं परागकण का जो जीवद्रव्य है ये भरा हुआ है, यहाँ पर जो पदार्थ एक प्लाज्मा झिल्ली से इस आंतरिक परत से क्या है, ये जो है आवृत होता है, मतलब उसके अंदर ही, इस प्लाज्मा भित्ति के अंदर ही जो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जब परागकण परिपक्व होता है, जब परिपक्व हो जाता है ये, तब उसमें दो कोशिकाएं समाहित होती हैं, मतलब दो कोशिकाएं का निर्माण हो जाता है। देख सकते हैं ये दो कोशिकाएं कौन कौन सी, एक कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल होती है और जनन कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, जो वेजिटेटिव सेल होती है, कायिक कोशिका एक बड़े आकार की कोशिका होती है, और इसका जनरली काम होता है, इसका जनरली काम क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फूड मटेरियल होता है जो कि पूरी मतलब कोशिका को फूड मटेरियल प्रोवाइड कराती है। लेकिन जनक कोशिका जो है, इसके अंदर यहाँ पर मेल गैमीट का निर्माण होगा, और आगे चलकर इसी के अंदर से ही मेल गैमीट बनेंगे, जो कि आगे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करेंगे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पोलन ग्रेन का, जिसमें दो कोशिका आपको दिख रही होंगे, कायिक कोशिका है, एक जनन कोशिका है। ठीक है, अब देखिए कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार होता है, तथा ये विशाल अनियमित आकृति का एक केंद्रक भी इसके अंदर होता है। देख सकते हैं ये अनियमित आकृति का विशाल केंद्रक भी है, और ये विशाल इसमें अनियमित आकृति का केंद्रक के साथ इसमें खाद्य भंडार भी होता है। ठीक है, जनन कोशिका आकार में छोटी होती है, जो जनन कोशिका देख सकते हैं आप, ये वाली जो कोशिका है जनन कोशिका आकार में छोटी होती है, वह कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती है। ये कायिक कोशिका बड़ी है, इसके जीव द्रव्य में ही तैरेगी, यहाँ वहाँ कहीं भी तैर सकती है। ये स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप्ड क्या होता है, देखिए इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है स्पिंडल शेप्ड होता है, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये स्पिंडल शेप्ड होता है, इस प्रकार की कोशिका होती है। देख सकते हैं आप, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसका जीवद्रव्य घना व एक केंद्रक वाला होता है। जीवद्रव्य कैसा होता है, घना होता है, और एक केंद्रक जनरली इसमें होता है। ठीक है, तो परागकण की आंतरिक संरचना हो गई। अब परागकण से संबंधित यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी हैं, इनको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इन पॉइंट्स से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अब देखिए हमने देखा परागकण की संरचना हमने देख ली है। अब जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश में से निकलने लगते हैं, स्फुटित होकर बाहर निकलने लगते हैं। देखिए 60% से अधिक आवृतबीजी पौधों में परागकण दो कोश के चरण में झड़ जाते हैं। दो कोश के, देखिए हमने देखा अभी कि दो कोशिकाएं इसके अंदर हैं, देख सकते हैं, एक कायिक है एक जनन कोशिका है, दो कोशिकाएं ही होती हैं और ये झड़ जाती हैं। ठीक है, ये झड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए झड़ जाते हैं, जबकि शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले दो नर युग्मकों को बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर बता ये रहा है कि ज़्यादातर ऐसा होता है 60% प्रजातियों में कि इस स्थिति में ही परागकण झड़ जाएगा, लेकिन 40% जो बची हुई प्रजातियाँ हैं उनमें होता यह है कि जनन कोशिका यहीं पर दो मेल गैमीट का निर्माण कर लेती है, उसके बाद ही झड़ते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान रखिए आप 60% में ऐसा ही झड़ जाते हैं, लेकिन जो 40% बचे रहते हैं आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म, उनमें होता ये है कि ये इसमें मेल गैमीट बन जाएंगे, यहीं पर पहले ही बन जाएंगे, उसके बाद ही ये परागकोश से स्फुटित होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट हुआ। देखिए दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, कई परागकण एलर्जी कारक होते हैं, मतलब इनसे एलर्जी होती है। जब ये निकलते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है इनसे, क्योंकि ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसमें श्वसन विकार जैसे कि जो दमा होता है और श्वसनी शोथ यानी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठीक है, अस्थमा जो कि होता है दमा और ब्रोंकाइटिस, ये दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण गाजर घास या पार्थेनियम। ठीक है, गाजर घास या पार्थेनियम इसको उदाहरण में हम देख सकते हैं, जो कि इंडिया में गेहूं जब आयात होता है तो उसके साथ ये आ जाता है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि एलर्जी का कारक बनता है। अब देखिए परागकण पोषकों से भरपूर होते हैं। जो परागकण होते हैं इनमें पोषक होता है। हमने अभी देखा था कि जो वेजिटेटिव सेल होती है उसमें फूड मटेरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा पोषण उसमें होता है, इसलिए इनसे कई प्रकार के टैबलेट्स, सिरप आदि बनाए जाते हैं, जो कि खिलाड़ियों व धावक अश्वों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों की व धावक अश्वों की जो खिलाड़ी होते हैं वो भी इसको लेते हैं इंग्रेडिएंट के रूप में, जिससे कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया। उसके बाद देखिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य या शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है, जिसके लिए द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जो कि जिसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग करके बहुत वर्षों तक पोलन ग्रेन्स को या किसी भी प्रकार से जानवरों के शुक्राणुओं को भंडारित किया जाता है और बाद में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए इतने पॉइंट्स। उसके बाद आपका एक और टॉपिक रह गया यहाँ से, अंकुर क्षमता या जीवन क्षमता जो है पोलन बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। देखिए परागकणों में क्या होता है, परागकण में परागकोश से झड़ने के पश्चात एक निश्चित समय तक वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण की क्षमता पाई जाती है। इसे ही पोलन बायोअवेलेबिलिटी या जीवन क्षमता कहते हैं। जब परागकोश से जब परागकण निकल चुके हैं उसके बाद क्या होता है, वो पहुंचते हैं स्टिग्मा पर, वहाँ पर अंकुरण होने लगता है उनका। लेकिन यदि ये परागकण समय पर नहीं पहुँचे या वो समय निकल गया जिसने समय तक इनकी अंकुरण क्षमता है, उसके बाद ये किसी काम के नहीं होते। इसलिए जो पोलन बायोअवेलेबिलिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है परागकण में। तो ये जो अंकुरण क्षमता है वो वह क्षमता होती है, एक समय होता है, एक निश्चित समय। जैसे कि आप देखेंगे गेहूं और धान का जो समय होता है 30 मिनट के बाद इनकी पोलन बायोअवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी कि ये अंकुरण नहीं कर पाएंगे वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो इसको आप देखिए इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि परागकणों में परागकोश से झड़ने के पश्चात एक निश्चित समय तक वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण की क्षमता पाई जाती है। इसे ही पोलन बायोअवेलेबिलिटी या जीवन क्षमता कहते हैं। अलग अलग प्रजातियों के परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है, कई बार तापमान व आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं इतना। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। पोलन बायोअवेलेबिलिटी का उदाहरण देख लीजिए, गेहूं और धान जिनकी 30 मिनट तक होती है पोलन बायोअवेलेबिलिटी, उसके बाद ये जो परागकण हैं वो किसी काम के नहीं रहते, उनका कोई मतलब नहीं है। उसके साथ ही देखिए गुलाब फैमिली रोजेसी जो होती है और लेग्यूमिनेसी और सिलेनेसी, इन फैमिली में कुछ महीनों तक इनकी पोलन बायोअवेलेबिलिटी रहती है, यानी कुछ महीनों तक यदि जो परागकण हैं वो ना भी पहुँचें तो भी यदि पहुँच जाएँ, बाद में पहुँच जाएँ तो वो काम के रहते हैं, अंकुरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पूरा नोट भी आप ले सकते हैं, मैंने बताया है। इस नोट को आप PDF नोट परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, वहाँ से इस नोट को ले सकते हैं। और बाकी मैंने बता ही दिया है कि चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको सभी नोट इस प्रकार से मिल जाएंगे। यदि आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बता ही दिया है कि प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगले वीडियो आपको प्रॉपर मिल सके।